सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 25। वरदान ने जैसे ही वर्तिका को अपनी ओर खींचा, वह सीधा उसके मजबूत सीने से जा टकराई थी। वर्तिका की रुकी हुई सांसें अब वरदान की गर्दन के पास गर्म लहरों की तरह महसूस हो रही थीं। कमरे की मध्यम रोशनी में वरदान की आंखों का वह गहरा नशा और भी गहरा हो गया था। वरदान सर प्लीज, वर्तिका ने बहुत धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक मिन्नत थी, लेकिन शरीर में भागने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। श्श, वरदान ने अपनी उंगली उसके सुर्ख होठों पर रख दी थी। अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई और श्रीमती जी ने हार मान ली। मैंने कहा था ना, डरना मना है। उसने बड़ी नजाकत से वर्तिका को गोद में उठा लिया था। अचानक हुए इस बदलाव से वर्तिका के मुंह से एक दबी हुई आवाज निकल गई थी और उसने घबराहट में अपने दोनों हाथ वरदान के गले में डाल दिए थे। वरदान के चेहरे पर एक जानलेवा मुस्कुराहट तैर गई थी। उसने उसे बड़ी सहजता से ले जाकर मखमली बेड पर बिठा दिया था, लेकिन खुद उससे दूर नहीं हुआ। वर्तिका की उंगलियां अभी उसकी शर्ट के कॉलर को थामे हुए थीं, जैसे अगर उसने छोड़ा तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद ही उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो उसे दूर भागना चाहती है या इस पल में हमेशा के लिए रुक जाना चाहती है। वह उसके सामने ही घुटनों के बल इस तरह झुका कि उनकी आंखें एक ही लेवल पर थीं। वर्तिका ने झिझकते हुए पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन वरदान ने फुर्ती से अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं बेड पर टिका दिए थे, जिससे वह बुरी तरह उसके घेरे में कैद हो गई थी। उसने अपनी एक उंगली से उसकी कमर पर जमी साड़ी की तह को थोड़ा नीचे खिसका दिया था। इससे पहले कि वर्तिका को समझ पाती, वरदान ने झुककर उसके गर्म होठ उसके पेट की मुलायम त्वचा पर रख दिए थे। सर, वर्तिका के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। वह बुरी तरह सिहर उठी थी। उसका पूरा शरीर जैसे बिजली के करंट से भर गया था। एक पल के लिए वर्तिका उस एहसास में डूब सी गई थी। उसकी उंगलियां अनजाने में बेड की चादर को कसकर भींच गई थी और आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। उस एक क्षण ने उसके अंदर जैसे अनगिनत सिरनों को जगा दिया था, जिसे वो न समझ पा रही थी न रोक पा रही थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वरदान की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। वरदान की पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए वर्तिका की सांसें अनियंत्रित हो रही थीं। वरदान ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में वह पुरानी सख्ती नहीं बल्कि एक नशीली शरारत थी। उसने अपनी उंगलियों से वर्तिका की कमर के खुले हिस्से पर हल्का सा सहलाया, जिससे वर्तिका के रोंगटे खड़े हो गए थे। वर्तिका ने अपनी मासूमियत और घबराहट में अपनी आंखें मिचली और हकलाते हुए कहा, सर ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना प्लीज। वरदान ने उसे और जोर से अपनी ओर खींचा, जिससे वह उसके सीने से जा लगी थी। क्यों छोड़ दूं? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम्हें सीखना है, तो अब मैं श्रीमती जी की बात कैसे टाल सकता हूँ? तो मुझे करना ही होगा ना। वर्तिका ने झिझकते हुए अपनी नजरें उठाईं। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख अनार जैसा हो गया था। उसने बड़ी मासूमियत से अपनी दुविधा सामने रख दी थी। पर मैंने तो सुना है वो किस तो गर्दन पर, तो फिर आप यहाँ? उसकी ये बात सुनकर वरदान के चेहरे पर एक जानलेवा स्मिर्क आ गई थी। वर्तिका की इस बेमिसाल मासूमियत ने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। उसने उसे थोड़ा और चिढ़ाने का फैसला किया। अच्छा, तो तुम्हें इतनी जानकारी है कि कहाँ किस किया जाता है? वरदान ने अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब लाते हुए फुसफुसाकर कहा। उसकी गर्म सांसें वर्तिका के गालों को छू रही थी। वर्तिका अपनी ही बात पर और शर्मिंदा हो गई थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस बता रही थी। वरदान की गहरी हंसी कमरे में गूंज उठी थी। उसने वर्तिका की ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और उसकी घबराती हुई आंखों में झांकते हुए बड़े प्यार से कहा, लिटिल रैबिट, यू आर सो इनोसेंट। वर्तिका ने अपनी पलकें झपकाई और अपनी मासूमियत को बचाने की कोशिश करते हुए धीरे से फुसफुसाकर कहा, ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं। अच्छा, क्या जानती हो तुम? वरदान के सुर में चुनौती और शरारत दोनों थी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, वरदान ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसे घुमाकर दीवार पर लगे बड़े से आईने के सामने खड़ा कर दिया था। वरदान अब उसके ठीक पीछे था। उसकी पीठ वरदान के चौड़े सीने से सटी हुई थी। वरदान ने झुककर अपने दहकते हुए गर्म होठ उसके कंधे पर रख दिए थे। तो बताओ, क्या क्या जानती हो तुम? वरदान ने उसके कंधे की त्वचा पर अपने होठ रगड़ते हुए बेहद मदहोश आवाज में पूछा। वर्तिका की सांसें अटक गई थीं। वरदान की चुन उसकी त्वचा पर आग की तरह फैल रही थी। वह बुरी तरह घबरा गई। उसकी उंगलियां वरदान के हाथों को कसकर पकड़ने लगीं। उसने हकलाते हुए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, वही जो पति पत्नी करते हैं, हमने यूट्यूब पर देखा है कि। उसकी इस मासूम हिचकिचाहट ने वरदान के सब्र का बांध तोड़ दिया था। उसने फौरन उसे अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे को अपने हाथों के घेरे में ले लिया। वह उसके इतना करीब आ गया कि उनकी नाक एक दूसरे से टकरा रही थी। वरदान ने अपने होठ उसके होठों पर बहुत ही धीमे से रब करते हुए एक गहरी और नशीली आवाज में पूछा, क्या देखा है तुमने वर्तिका? पूरी करो अपनी बात। वर्तिका के पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे।
बस वरदान की धड़कनें थी जो उसे अपने वश में कर रही थी। वरदान की आवाज अब और भी गहरी और मखमली हो गई थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और वर्तिका के चेहरे पर आई एक आवारा लटको उसके कान के पीछे अटका दिया था उसकी ठंडी उंगलियां। जब वर्तिका की गर्म त्वचा से छुई तो वर्तिका के अंदर एक सीरन दौड़ गई थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वरदान ने अपनी उंगली वर्तिका की ठुड्डी पर रखी और धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। वरदान का झुकाव अब इतना बढ़ गया था कि उसकी सांसें वर्तिका के गालों को झुलसा रही थीं। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए अपनी दूसरी उंगली से उसके गले पर मौजूद उस बारीक चैन को हल्के से सहलाया जो उसका मंगलसूत्र था। तुम्हारी धड़कनें बहुत कुछ कह रही हैं, क्या मैं इन्हें थोड़ा सा और बढ़ा दूं? उसने जानबूझकर अपना चेहरा उसके कान के बेहद करीब किया और बिना छुए ही एक हल्की सी फूंक मारी। वर्तिका के हाथ अनजाने में अपनी साड़ी को मुट्ठी में भींचने लगे थे। वरदान ने उसे इस कदर अपनी मौजूदगी से घेर लिया था कि कमरे की ठंडी एसी में भी वर्तिका को पसीने आ रहे थे। वरदान की सांसें अभी वर्तिका के चेहरे से टकरा रही थी और दोनों के बीच की दूरी बस एक एहसास जितनी रह गई थी। वर्तिका की आंखें कसकर बंद थी, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। और तभी वह अचानक घबराकर बोल पड़ी, वो ये सब तो हनीमून पर करते हैं। उसकी आवाज हकलाहट में डूबी हुई थी। और हनीमून तो मालदीव्स में होता है ना? एक सेकंड के लिए पूरा माहौल जैसे फ्रीज हो गया था। वरदान वहीं रुक गया था। उसकी आंखों में पहले हैरानी फिर धीरे धीरे एक शरारती चमक उभर आई थी। वह थोड़ा पीछे हटा, बस इतना कि वर्तिका उसे साफ देख सके। वर्तिका ने डरकर आंखें बंद कर ली। उसका दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन तभी जैसे उसके दिमाग में कोई घंटी बजी हो, वो अचानक थोड़ा पीछे हुई और बिल्कुल सीरियस होकर बोली, पर एक प्रॉब्लम है। वरदान ने बाहें उठाई। अब क्या हुआ? वर्तिका ने हल्का सा होठ काटा, फिर धीरे से बोली, आप मालदीव कैसे जाएंगे? आप तो सीएम हैं, आपकी तो छुट्टियां ही नहीं होती। वरदान को सेकंड तक उसे बस देखता रह गया था। उसने हैरान होते हुए कहा, तो ये टेंशन चल रही है आपके दिमाग में? उसने हल्के से छेड़ा। वरदान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में वही गहरी शरारत थी जो वर्तिका की धड़कनों को और तेज कर देती थी। वर्तिका ने तुरंत हाथ हटाए और उसे घूर कर देखने लगी। हमने कुछ नहीं सोचा, आप ही बेकार में। अच्छा। वरदान थोड़ा और करीब झुका। तो अभी जो आपने मालदीव और हनीमून का पूरा प्लान बताया वो क्या था? वर्तिका का चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो हड़बड़ाकर बोली, वो तो बस ऐसे ही, मतलब टीवी में देखा था। वरदान अब खुद को हंसने से रोक नहीं पाया था। आप हंसी मत, मतलब सब वही जाते हैं ना, तो हम भी। मेरी एक क्लासमेट के इतने अच्छे फोटोज हैं, वो मैंने रील में भी देखा था। वर्तिका धीरे से बोली, वहाँ घर पानी पर होते हैं, नीचे मछलियाँ घूमती रहती हैं और रात को लाइट जलती है, सब कुछ चमकता है, बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, ये तो मैंने भी सुना है, पर मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही सीएम बना हूँ, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो टिकट? वरदान ने मजे लेते हुए पूछा। वर्तिका ने तुरंत गर्व से कहा, मैं गुल्लक लाई हूँ। वरदान अब सच में चौंक गया था। क्या? हाँ। वो तुरंत भागकर साइड टेबल से अपना छोटा सा बैग उठा लाई और उसमें एक छोटी सी गुल्लक निकालकर दिखाने लगी थी। देखिए, इसमें पैसे भी हैं, मैंने गिने थे पूरे। वो उंगलियों पर गिनने लगी थी। 2000, फिर 500, फिर 200। फिर वो अटक गई थी, फिर धीरे से बोली, बाकी छोटे छोटे वाले हैं, पर काफी है ना? वरदान उसे देखता रह गया था। वरदान को पहली बार लगा ये लड़की पैसे नहीं अपने सपने गिन रही है और वो खुद उन सपनों का हिस्सा बन चुका है। और होटल? उसने जानबूझकर पूछा। वर्तिका ने तुरंत सॉल्यूशन दिया, वो भी सस्ता वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिर अचानक रुककर बोली, बस वहाँ पानी बहुत होता है ना, मुझे तैरना नहीं आता, आप मुझे पकड़ लेना। वरदान का दिल सच में पिघल गया था इस बार। उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। श्रीमती जी। वर्तिका ने पलकें झपकाई। जी सर। आपको पता है आप क्या क्या बोल जाती हैं? वरदान उसकी आंखों में झांकते हुए हल्का सा मुस्कुराया। आवाज जानबूझकर धीमी कर दी थी। वर्तिका ने पहले तो मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ पता है। फिर थोड़ी अकड़ के साथ बोली, हाँ हमें सब पता है, हनीमून पर क्या होता है, इतना भी कम नहीं जानते हैं हम। वरदान की वो हल्की सी उठी। अच्छा, सच में? वर्तिका पूरे कॉन्फिडेंस में आ गई थी। हाँ, लोग जाते हैं, घूमते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं, शॉपिंग करते हैं। वो उंगलियों पर गिनाते हुए बोल रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा ज्ञान दे रही हो। वरदान बस उसे देख रहा था, होठों पर दबाई हुई हंसी के साथ। वर्तिका ने आगे कहा, और रात को? वो थोड़ा रुकी, फिर जैसे कुछ याद करते हुए बोली, रात को क्रूज पर। बस वहीं उसकी आवाज अटक गई थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गई थी, जैसे उसे खुद समझ आ गया हो कि उसने क्या बोल दिया है। वो उसने नजरें झुका ली। गाल हल्के हल्के लाल होने लगे थे। वरदान अब खुद को रोक नहीं पाया था। वो थोड़ा और करीब झुका, उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाई। क्रूज पर क्या श्रीमती जी? उसकी आवाज में साफ टीजिंग थी। वर्तिका ने तुरंत से घुमा लिया। कुछ नहीं। अरे अभी तो आप एक्सपर्ट बनी हुई थी।
वरदान की शरारत भरी नजरों ने वर्तिका को चारों तरफ से घेर लिया था। वह अपनी ही बातों के जाल में ऐसी फंसी कि अब निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। बताइए ना, क्रूज पर क्या होता है? वरदान ने उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ाते हुए एक बार फिर पूछा। वर्तिका ने हड़बड़ाहट पे अपनी साड़ी का कोना उंगलियों में लपेटा। उसका चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था। वो क्रूज पर दरअसल। वर्तिका आगे कुछ कहने ही वाली थी कि वरदान ने झुककर उसके गाल पर किस कर दिया था और उसके कान के करीब फुसफुसाते हुए बोला, क्रूज पर लोग सिर्फ नजारे नहीं देखते लिटिल रैबिट, कुछ लोग यादें भी बना लेते हैं ऐसे जो कभी भुलाई नहीं जाती। वर्तिका कुछ कह पाती तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और काकी की आवाज गूंजी, वर्तिका बेटा, आप दोनों को बड़ी मैडम नीचे बुला रही हैं, जल्दी चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। काकी की आवाज सुनते ही वर्तिका को जैसे जीवन दान मिल गया था। वो किसी बिजली की फुर्ती के साथ वरदान के करीब से पीछे हटी। उसका चेहरा शर्म और राहत के मिले जुले भावों से दमक रहा था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और बिना वरदान की तरफ देखे उल्टे पांव दरवाजे की तरफ भागी। भागते भागते वे बस इतना बुदबुदाई, आए आए काकी, बस अभी आए, और पलक झपकते ही वे अपनी डोरियां बांधते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। वरदान वहीं खड़ा रह गया था। उसकी बाहें अभी उसी हवा को थामे थी जहाँ एक पल पहले वर्तिका थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर आई उस बेसाख्ता मुस्कुराहट को पहुंचने की कोशिश की जो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने आहिस्ता से अपनी शर्ट के बटन ठीक किए और कमरे के खालीपन को देखते हुए धीमी आवाज में खुद से कहा, आप सच में बहुत अजीब हैं श्रीमती जी। वर्तिका लगभग भागते हुए सीढ़ियां उतरी। उसके गालों की लाली अभी भी वैसे ही बनी हुई थी। जैसे ही उसने लिविंग हॉल में कदम रखा उसकी धड़कनें एकदम से ठिठक गई थी। सामने का नजारा देख वो अपनी घबराहट भूलकर हैरानी में डूब गई थी। हॉल में सिर्फ सुलोचना जी और सूर्य प्रताप जी ही नहीं बल्कि सामने वाले सोफे पर उसके मम्मी और पापा भी बैठे थे। उन्हें देखते ही वर्तिका के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान तैर गई थी। पास ही आस्था, विज्ञान और अर्णव भी मौजूद थे जो शायद वरदान और वर्तिका के आने का ही इंतजार कर रहे थे। अरे वर्तिका, आ गई बेटा, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, सुलोचना जी ने प्यार से पुकारा। वर्तिका ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने मम्मी पापा के पैर छुए। उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में पूछा, कैसी हो बेटा, सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि वर्तिका कुछ कह पाती पीछे से वरदान की आवाज आई, नमस्ते। वरदान अब पूरी तरह से सीएम मूड में था, शांत, गंभीर और गरिमामय। वरदान का एक एक कदम फर्श पर भारी पड़ रहा था पर उसकी आंखों में वो पुरानी तलखी नहीं बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। वर्तिका ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे याद आने लगा कि कैसे पिछली बार भी वो उनसे मिलकर नहीं आया था। उसे डर था कि कहीं आज फिर मुख्यमंत्री का पद उसके अहंकार को और हवा न दे दे। इंद्रजीत जी थोड़ा सकुचाते हुए खड़े हो गए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी। आखिर उनके सामने सिर्फ उनका दामाद नहीं, इस राज्य का सबसे ताकतवर इंसान खड़ा था। पर आज वरदान ने जो किया वो किसी अजूबे से कम नहीं था। जैसे ही इंद्रजीत जी ने हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहा, वरदान ने तेजी से आगे बढ़कर उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए थे। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस चौखट के अंदर मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ। इतना कहकर वरदान ने झुककर इंद्रजीत जी और प्रभा जी के पैर छू लिए थे। पूरा हॉल सन रह गया था। सूर्य प्रताप जी और सुलोचना जी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई थी। वहीं वर्तिका की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही वरदान है जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। बेटा, आप मुख्यमंत्री हो। हमें लगा कि शायद। प्रभा जी की आवाज थोड़ी लड़खड़ाई। वरदान ने मुस्कुराकर उनकी बात काट दी थी। मुख्यमंत्री हम जनता के लिए हैं माँ, पर यहाँ हम सिर्फ आपकी बेटी के पति हैं। वरदान की आवाज में वही ठहराव था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट भी घुल गई थी। हॉल में जैसे सन्नाटा पसर गया था, पर यह सन्नाटा बोझिल नहीं बल्कि सुकून से भरा था। वर्तिका की माँ प्रभा जी की आंखों के कोरों में नमी तैराई थी। उन्होंने धीरे से वरदान के कंधे पर हाथ रखा जैसे यकीन कर रही हो कि ये कोई सपना तो नहीं। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, जीते रहो। प्रभा जी के शब्द ममता में भीगे हुए थे। वरदान ने सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद स्वीकार किया और फिर मुड़कर वर्तिका की ओर देखा। वर्तिका जो अब तक बुद्ध बनी खड़ी थी, उसकी नजरें वरदान से मिली। उन आंखों में आज अहंकार की कोई दीवार नहीं थी बल्कि एक ऐसा एहसास था जिसे वर्तिका पहली बार पढ़ पा रही थी। अरे भाई, अब क्या सब खड़े खड़े ही बातें करेंगे? बैठिए ना समधी जी। सूर्य प्रताप जी ने माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए कहा। सब लोग सोफे पर बैठने लगे थे। आस्था ने शरारत से वर्तिका को कोहनी मारी और फुसफुसाकर कहा, ओए, जीजा जी का हृदय परिवर्तन तो गजब का है। आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया क्या? वर्तिका ने बस एक फीकी सी मुस्कान दी। उसके दिमाग अभी भी उसी पल में अटका हुआ था जब वरदान ने उसके माता पिता के पैर छुए थे। वो कितना खुश थी ये तो शायद वो भी नहीं जानती थी। तभी अर्णव ने बीच में टोकते हुए कहा, डैड, अगर आपकी रिश्ते रिश्ते वाली ड्यूटी खत्म हो गई हो तो क्या हम डिनर कर सकते हैं?
मुझे तो जोरों की भूख लगी है। सब हंस पड़े थे। प्रधान सोफे पर इंप्रेस जी के पास ही बैठ गया था और उनसे सहजता से उनके काम और सेहत के बारे में बात करने लगा था। इंप्रेस जी, जो शुरू में थोड़े संकुचित थे, धीरे धीरे खुलने लगे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वरदान आज उन्हें एक मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटे के हक से सम्मान दे रहा था। वर्तिका ने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था, पर उसकी पूरी तवज्जो वरदान पर थी। उसने देखा कि कैसे वरदान चाय का कप उठाते हुए भी मर्यादा का ध्यान रख रहा था। वर्तिका की नजरें वरदान के बदले हुए रूप को निहारी रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि सोफे के एक कोने पर ही टिक गई थी। वहां आस्था और अभिज्ञान बैठे थे। सब लोग वरदान और इंप्रेस जी की बातों में मशगूल थे, लेकिन उन दोनों की अपनी ही एक अलग दुनिया बसी हुई थी। सोफे की ओट में वर्तिका ने देखा कि अभिज्ञान ने बहुत ही नजाकत से आस्था की हथेलियों को अपने हाथ में थाम रखा था। दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए वो चमक थी जिसे पहचानना वर्तिका के लिए मुश्किल नहीं था। वर्तिका की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने अपनी पलकें झपकाई की कहीं ये उसकी आंखों का धोखा तो नहीं, पर नहीं, आस्था ने भी बड़े हद से अभिज्ञान की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा रखी थी। ये क्या हो रहा है? वर्तिका ने मन ही मन सोचा। उसकी घबराहट अब एक शरारती हैरानी में बदल चुकी थी। उसने तुरंत अपना गला साफ किया और आस्था को घूरते हुए इशारे से अपनी तरफ बुलाया। आस्था ने जैसे ही वर्तिका का सख्त चेहरा देखा, उसने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ पीछे खींचा, जिससे अभिज्ञान भी थोड़ा सकपका गया था। आस्था, जरा किचन में आना, मम्मी पापा के लिए मिठाई निकालनी है। वर्तिका ने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। आस्था ने एक नजर अभिज्ञान पर डाली, जिसने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली थी। बेचारी आस्था फंस चुकी थी। वो दबे पांव वर्तिका के पीछे पीछे किचन में चली गई थी। किचन में कदम रखते ही वर्तिका ने पीछे मुड़कर दरवाजा लगभग भिड़ा दिया था। उसकी नजरें पास ही पड़े बेलन पर गईं। उसने तपाक से बेलन उठाया और आस्था की तरफ तानते हुए उसे दीवार से सटा दिया था। अब बोल, क्या चल रहा है ये सब? वर्तिका ने नाटकीय गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या सब? आस्था ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा। ज्यादा अनजान मत बन। वहां सोफे के पीछे हाथ में हाथ डाले क्या खिचड़ी पक रही थी? साफ साफ बता, वरना आज ये बेलन और तेरी पीठ का सीधा नाता होने वाला है। आस्था ने घबराते हुए अपने हाथ आगे कर दिए, जैसे खुद का बचाव कर रही हो। उसने एक लंबी सांस ली और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अरे अरे, शांत हो जा मेरी झांसी की रानी। आस्था ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? कुछ भी तो नहीं है वर्तु, बस थोड़ी बहुत टीजिंग और फ्रेंडशिप है। और क्या? फ्रेंडशिप? वर्तिका ने एक कदम और आगे बढ़ाया, बेलन को हवा में थोड़ा लहराते हुए। आस्था, मैं कल की बच्ची नहीं हूँ। वो हाथ थामने का अंदाज था ना, वो सिर्फ दोस्ती वाला तो कतई नहीं था। अभिज्ञान जी और तू कब से? आस्था ने जल्दी से बेलन पकड़कर नीचे किया और प्यार से वर्तिका का हाथ दबाया। देख वर्तु, अभी कुछ तय नहीं है, बस हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। अभिज्ञान वाकई बहुत अच्छे हैं। वर्तिका भी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। अच्छा बाबा, ठीक है। आस्था ने अचानक हार मानते हुए उसकी आंखों में झांका और धीरे से बोली, यार डेट कर रहे हैं, और तू तो चाहती थी ना कि हम हमेशा साथ रहें, तो अब हमेशा साथ रहेंगे। एक पल के लिए वर्तिका की आंखें बिल्कुल गोल हो गई थी। सच? उसने लगभग उछलते हुए पूछा। आस्था ने हल्का सा सिर हिलाया। बस फिर क्या था, अगले ही पल वर्तिका का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे किसी ने उसके दिल में अचानक हजारों दिए जला दिए हों। तो फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो उत्साह से लगभग चहकते हुए बोली। तुम लोग भी शादी कर लो। आस्था की आंखें फैल गई थी। पागल हो गई है क्या? लेकिन वर्तिका पूरी तरह अपने ही जोश में थी। सच में सोचना कितना मजा आएगा। वो उंगलियों पर गिनाते हुए बोली, शादी, डबल सेलिब्रेशन। और फिर वो अचानक और भी ज्यादा उत्साहित हो गई थी। हम सब साथ में हनीमून पर चलेंगे। आस्था का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या? वर्तिका पूरे कॉन्फिडेंस में सिर हिलाने लगी थी। हाँ, सोच कितना मजा आएगा। मैं, तू, वरदान सर और अभिज्ञान जी, सब साथ। उसी वक्त किचन के दरवाजे से एक भारी लेकिन बेहद शांत आवाज आई। माफ कीजिएगा, पर ऐसा होगा नहीं। दोनों लड़कियां चौंक कर उधर मुड़ी। दरवाजे की चौखट पर वरदान खड़ा था। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध रखी थी और होठों पर वही खतरनाक धीमी मुस्कान तैर रही थी। वरदान की आवाज सुनते ही आस्था के तो जैसे हाथ पैर फूल गए थे। उसने घबराहट में एक नजर वर्तिका पर डाली और फिर बिना एक पल गवाए वरदान के बगल से कतराकर बिजली की फुर्ती से किचन से बाहर भाग निकली थी। जाते जाते उसने वर्तिका को एक अब तू संभाल वाली नजर से देखा। किचन में अब सिर्फ वरदान और वर्तिका थे। कुछ सेकंड तक वहां एक अजीब सी खामोशी छाई रही। वर्तिका की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वरदान की निगाहें उसी पर टिकी हैं। उसके अपने ही शब्द अब उसे याद आ रहे थे और दिल फिर से बेकाबू होने लगा था। वरदान ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए
और वर्तिका के हाथ से वो बेलन लेकर पास के स्लैब पर रख दिया था। इससे पहले कि वर्तिका को समझ पाती या वहां से भागने की कोशिश करती, वरदान ने अपनी मजबूत बाहों में उसे भर लिया था। उसकी पकड़ में एक हक था, एक प्यार भरी गर्माहट भी। वरदान ने अपना चेहरा वर्तिका के करीब झुकाया और बड़ी ही कातिलाना आवाज में फुसफुसाया, मैडम, आपकी प्लानिंग तो बड़ी लंबी चौड़ी है, पर आपको नहीं लगता कि हनीमून तो सिर्फ हमारा होना चाहिए? वहां भी क्या आपको पूरी पलटन साथ ले जानी है? वर्तिका की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने नजरें चुराने की कोशिश की, पर वरदान की आंखों की चमक उसे बांधे हुए थी। वरदान के होठों पर वही शरारती मुस्कान फिर से उभरी। और वैसे भी हनीमून की बात छिड़ी गई है, तो अभी हमें ये देखना है कि आपके उस फेमस गुल्लक में कितने पैसे जमा हुए हैं, क्योंकि कल हम हनीमून के लिए निकल रहे हैं। 3 दिन की छुट्टी हमने कंफर्म करा ली है। सच? वर्तिका की आंखें खुशी से फैल गई थी। उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह खिल उठा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस सपने को उसने इतने सालों से संजोया था वो इतनी जल्दी पूरा होने वाला है। बिल्कुल सच, वरदान ने उसके माथे को हौले से चूमते हुए कहा, पर इसके बदले आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। वर्तिका का गुस्सा अचानक थोड़ी घबराहट में बदल गया था। उसने मासूमियत से पूछा, क्या? वरदान ने अपनी एक उंगली उठाई और बहुत ही नजाकत से अपने गाल की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में एक प्यार भरा चैलेंज था। वर्तिका का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने अपनी पलकें झुका ली और लगभग हकलाते हुए बोली, वो हमें हम। वर्तिका बस इतना ही कह पाई थी कि वरदान ने जानबूझकर एक गहरी सांस ली और पीछे हटने का नाटक करते हुए कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, मालदीव ट्रिप कैंसिल। हम घर पर ही रहकर सचिवालय का काम निपटा लेंगे। मालदीव्स? वर्तिका चौंक कर बोली। उसने झट से वरदान की शर्ट को कॉर्नर से पकड़ लिया था, जैसे वो उसे कहीं जाने से रोक रही हो। ऐसे कैसे कैंसिल? हमने बचपन से एक एक पैसा जोड़ा है उसके लिए। मम्मी ने हमेशा कहा था कि जब शादी होगी तो अपने पति के साथ ही घूमने जाना, और अब आप ऐसे बोल रहे हैं। वरदान उसे अपनी बातों में फंसता देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने एक बार फिर अपना गाल उसकी तरफ किया और अपनी भौं उचकाते हुए उसे फैसला लेने के लिए उकसाया। वर्तिका ने एक गहरी सांस ली, इधर उधर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, और फिर दबे पांव उचककर उसके गाल पर किस करके भाग गई थी। वर्तिका की उस अचानक दी गई रिश्वत ने वरदान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान छोड़ दी थी जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात का वक्त हो चला था और मुख्यमंत्री आवास की गहमा गहमी अब शांत हो चुकी थी। इंद्रजी, आस्था और बाकी मेहमान विदा ले चुके थे। बाहर लॉन में सन्नाटा था। बस दूर कहीं सुरक्षा कर्मियों के कदमों की आहट आ रही थी। वरदान अपने स्टडी टेबल के पास खड़ा था और मदन से फोन पर बात कर रहा था। मदन, कल से अगले 3 दिनों तक मेरी सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स आगे बढ़ा दो। हर इमरजेंसी डिप्टी सीएम को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। बस कह देना कि सीएम शहर से बाहर हैं। वरदान ने बड़े रसूख के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी बेताबी थी। तभी उसकी नजर दूर सोफे पर बैठी वर्तिका पर पड़ी। वरदान ने फोन काटा और धीरे से उसके करीब पहुंचा। वर्तिका पूरी तवज्जो के साथ जमीन पर बैठी अपनी पुरानी मिट्टी की गुल्लक को फोड़ चुकी थी। फर्श पर सिक्कों और नोटों का ढेर लगा था और वह बड़ी संजीदगी से उन्हें गिन रही थी। उसके चेहरे पर वैसी ही मासूमियत थी जैसे किसी बच्चे को अपना खजाना मिलने पर होती है। कितना हुआ कलेक्शन? वरदान ने पीछे झुककर पूछा। वर्तिका ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और आखिरी नोट को सीधा करते हुए चहककर बोली, पूरे 25,000। वरदान सर देखिए, 25,000 और 60 रुपए। उसने गर्व से वो पैसे वरदान की तरफ बढ़ा दिए। ये लीजिए हमारे पैसे, अब तो मालदीव पक्का है ना? वरदान को उसकी इस मासूमियत पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। वरदान कुछ पल बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में वो मासूमियत, वो यकीन उसे अंदर तक छू रहा था, जैसे वो इस पल को थोड़ा और जी लेना चाहता हो। वर्तिका ने खुश होते हुए कहा, और कुछ पैसे हमारे अकाउंट में भी हैं। वरदान उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया था। उसने एक पल की भी मोहलत दिए बिना वर्तिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया था। वर्तिका सक पका गई थी। उसके हाथ के नोट इधर उधर बिखर गए थे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वरदान ने उसके गले के पास अपनी पकड़ मजबूत की और उसकी ईयरलोब पर एक हल्की सी बाइट की। वर्तिका के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई थी और उसने कसकर वरदान के कंधे पकड़ लिए थे। लिटिल रैबिट, आपको वाकई लगता है कि मालदीव्स की ट्रिप इन 25,000 रुपयों में हो जाएगी? वरदान ने उसके कान के पास अपनी भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज में पूछा। वर्तिका ने अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश की, फिर बड़े आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, पूरी रिसर्च की है मैंने इंटरनेट पर देखा था। बजट ट्रैवल वाले वीडियोस में सब बताते हैं कि अगर हम लोकल जगह रुके
और सही से प्लानिंग करें तो सब मुमकिन है। ये मेरा 50% है और आपका 50% लगाकर तो हो जाएगा ना, वर्तिका ने मासूमियत से दोहराया। वरदान ने उसकी उंगलियों में फंसे नोटों को एक तरफ सरकाया और अपनी नाक उसकी गर्दन पर रगड़ते हुए एक धीमी हंसी हंसा। अच्छा, तो हमारी वाइफ ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। पर क्या आपकी उस रिसर्च में ये भी लिखा था कि मालदीव्स के एक प्राइवेट आइलैंड का एक रात का किराया आपके इस पूरे खजाने से कई गुना ज्यादा है? वर्तिका ने मासूमियत से अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या इतना महंगा? पर उस ट्रैवल ब्लॉगर ने तो कहा था कि इतने में हो जाएगा। वरदान ने उसे और करीब खींचते हुए उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा। हो जाएगा, हमने मना कब किया? पर अब जो कमी रह गई है उसे आप कैसे पूरा करेंगी? क्योंकि मेरा टैक्स तो अभी और बाकी है। वर्तिका की शर्म एक बार फिर उसके गालों पर गुलाबी रंग बनकर उतर आई थी। वरदान की नजरों की तपिश और उसके टैक्स वाली बात ने वर्तिका के दिल की धड़कनें बेकाबू कर दी थी। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलती उससे पहले ही वरदान ने बड़ी सहजता से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे बिस्तर की मखमली नरमी पर ले जाकर लिटा दिया था। वर्तिका ने घबराहट में आंखें मीच ली, लेकिन वरदान ने खुद को उस पर झुकाने के बजाय उसे बस अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया था। उसने वर्तिका का सिर अपने चौड़े सीने पर टिकाया और उसके बालों को हौले से सहलाते हुए गहरी भारी आवाज में फुसफुसाया। अब सो जाइए श्रीमती जी, कल सुबह की उड़ान लंबी है। अगर अभी नहीं सोई तो मालदीव्स की रेत पर सिर्फ उबासियां ही लेंगी। वर्तिका को पहले तो थोड़ी झिझक हुई, लेकिन वरदान की बाहों की उस सुरक्षा और मालदीव्स जाने की बेपनाह खुशी ने उसकी सारी थकान को जैसे खींच लिया था। उसने धीरे से अपना हाथ वरदान की कमर पर रखा और एक सुकून भरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने मुख्यमंत्री आवास की खिड़कियों पर दस्तक दी तो वहां का नजारा बदला हुआ था। वरदान, जो अक्सर सुबह 5 बजे फाइलों और मीटिंग्स में घिरा होता था, आज पूरी तरह से एक अलग अंदाज में था। कैजुअल लिनन शर्ट और चश्मा लगाए वे अपने हाथ में कॉफी का मग लिए सीढ़ियों के पास खड़ा वर्तिका का इंतजार कर रहा था। तैयार हैं आप मिसेस सीएम? वरदान ने नीचे आती वर्तिका को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। वर्तिका ने एक प्यारा सा व्हाइट लॉन्ग फ्लोरल ड्रेस पहना था और उसके चेहरे पर उत्साह की वैसी ही चमक थी जैसे किसी छोटे बच्चे के चेहरे पर स्कूल पिकनिक से पहले होती है। उसने अपना वही छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था जिसमें उसकी खजाने वाली जमा पूंजी थी। एयरपोर्ट के वीआईपी टर्मिनल पर जब कार रुकी तो वर्तिका को लगा कि वो शायद किसी बड़े कमर्शियल प्लेन की तरफ जाएंगे, लेकिन जब गाड़ी सीधे रनवे पर खड़े एक शानदार सफेद प्राइवेट जेट के सामने रुकी तो वर्तिका की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जेट के पास ही क्रू मेंबर्स उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वरदान सर, ये हम इसमें जा रहे हैं? उसने हैरानी से पूछा। वरदान ने उसे अंदर ले जाते हुए धीरे से कहा, मेरी श्रीमती जी ने गुल्लक तोड़ के रिश्वत दी है तो सर्विस भी तो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए ना। पर यह तो बहुत महंगा होता है, वर्तिका ने संकुचाते हुए कहा। वरदान ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, पर हमारे लिए फ्री है। फ्री का नाम सुनकर वर्तिका खुश हो गई थी। अंदर का नजारा देख वर्तिका किसी बच्चे की तरह हर चीज को छूकर देख रही थी। वो आलीशान सोफे, वहां रखी उसकी पसंद की चॉकलेट्स और उसके फेवरेट फूड। वरदान ने हर छोटी चीज का ख्याल रखा था। जैसे ही जेट ने उड़ान भरी, वर्तिका खिड़की से बाहर देखते हुए चहकने लगी थी। देखिए वरदान सर, बादल कितने पास लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम रूई के पहाड़ों पर उड़ रहे हों। वरदान अपनी सीट पर बैठा बस उसे ही देख रहा था। उसके लिए मालदीव्स की खूबसूरती से कहीं ज्यादा कीमती वर्तिका की ये निश्चल मुस्कुराहट थी। कुछ घंटों बाद जब जेट माले के ऊपर मंडराने लगा तो खिड़की से नीचे का नजारा देख वर्तिका अपनी सीट से लगभग उछली पड़ी थी। वरदान सर, नीचे देखिए, वो पानी है या कोई पेंटिंग? इतना नीला। माले एयरपोर्ट पर उतरते ही जैसे ही समंदर की नमकीन हवा ने वर्तिका को छुआ, वो खुशी से झूम उठी थी। वहां से रिसोर्ट के लिए प्राइवेट सी प्लेन तैयार किया गया था। जैसे ही वो अपने प्राइवेट आइलैंड पर पहुंचे, सफेद रेत और पारदर्शी नीले पानी को देखकर वर्तिका से रहा नहीं गया। वो सैंडल्स उतारकर हाथ में लेकर सीधे पानी की तरफ दौड़ पड़ी थी। वरदान सर, जल्दी आइए, पानी बहुत ठंडा और साफ है। वो पानी में अपने पैर छपछपाते हुए बच्चों की तरह खिलखिला रही थी। वरदान दूर खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया की बड़ी से बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन जो सुकून उसे वर्तिका की इस बेसाख्ता खुशी को देखकर मिल रहा था वो बेमिसाल था। इतनी खुशी। वरदान ने उसके पास आकर उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया। वरदान की बाहों में घिरी वर्तिका ने अपनी पलकें झुकाई और फिर एक गहरी सांस लेकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में वही मासूमियत और ढेर सारी खुशियां तैर रही थी। हाँ वरदान सर, हम बहुत खुश हैं, सच में।
उसने चहकते हुए कहा, हमने टीवी पर देखा था कि पानी के नीचे रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं। मुझे भी उन्हें बहुत करीब से देखना है। उसकी बातों में बच्चों जैसी जिद और उत्साह देखकर वरदान का दिल पिघल गया था। उसने प्यार से वर्तिका का माथा चूमा और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। तो फिर देर किस बात की? आपका सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। वरदान उसे खींचते हुए समंदर की उन उठती गिरती लहरों के और करीब ले जाने लगा था। जैसे जैसे पानी गहरा हो रहा था और लहरें वर्तिका के घुटनों तक आने लगी थी, उसकी घबराहट बढ़ गई थी। उसने ठिठक कर वरदान का हाथ कसकर पकड़ लिया था। वरदान सर रुकिए, आगे नहीं, वर्तिका ने डरते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब थोड़ी चिंता थी। हमें हमें तैरना नहीं आता, अगर कोई बड़ी लहर आई तो। वरदान रुका और धीरे से पीछे मुड़ा। उसने वर्तिका के दोनों कंधों को थामकर उसे अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में एक गहरा भरोसा था। तैरना नहीं आता तो क्या हुआ लिटिल रैबिट, हम है ना। वरदान ने अपनी उस भारी और मखमली आवाज में कहा जो वर्तिका को हमेशा सुकून देती थी। उसने झुककर वर्तिका की आंखों में आंखें डाली और मुस्कुराते हुए आगे कहा, हम पर भरोसा रखिए, हम आपको डूबने नहीं देंगे, ना लहरों में और ना ही जिंदगी की किसी मुश्किल में। वरदान के इन लफ्जों ने जैसे वर्तिका का सारा डर सोख लिया था। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ वरदान का हाथ और कसकर पकड़ा और खुद उसे पानी की तरफ खींचने लगी थी। उसने खिलखिलाते हुए देखा और झुककर अपने दोनों हाथों से पानी भरकर वरदान पर उछाल दिया था। वरदान जो हमेशा अपनी गरिमा और मुख्यमंत्री वाले गंभीर अंदाज में रहता था, आज वह सब पीछे छोड़ आया था। उसने अपना चश्मा उतारा और उसे किनारे पर रखकर वापस आया। अच्छा, तो अब जंग शुरू करनी है। अगले ही पल वरदान ने भी पानी की बौछार वर्तिका पर कर दी थी। दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे भागने लगे थे। कभी लहरें उनके पैरों से टकराती और कभी वो गीली रेत पर बैठकर एक दूसरे को भिगोते। वर्तिका ने झुककर रेत में हाथ डाला और कुछ ढूंढने लगी। वरदान सर देखिए, छोटी सी मछली। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पानी के नीचे तैरती छोटी सुनहरी मछलियों को देख रही थी। वरदान भी उसके बगल में रेत पर बैठ गया था। उसकी सफेद नीलन कपड़े अब पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने वर्तिका को अपनी ओर खींचा और दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए रेत पर लेट गए थे। वर्तिका की हर मुस्कान पर वरदान अपना दिल हार रहा था। वर्तिका ने एक पल के लिए समंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई हमें ऐसे भी खुश कर सकता है। उसने शांति से वरदान की गोद में सिर रख दिया था। उस नीले समंदर के किनारे ढलते सूरज की लाली में वो शक्तिशाली मुख्यमंत्री आज सिर्फ एक ऐसा प्रेमी था जिसकी पूरी दुनिया उसकी गोद में सिर रखे उस लड़की की मुस्कुराहट में सिमट गई थी। दिन ढलते ढलते सूरज की आखिरी किरणें पानी में घुलने लगी थी और उसी सुनहरी रोशनी के साथ उनका पहला दिन भी एक खूबसूरत याद बन गया था। रात गहरा चुकी थी। मालदीव के उस प्राइवेट विला के चारों ओर सिर्फ समंदर की लहरों का सुरीला शोर था। आसमान सितारों से ऐसा भरा था जैसे किसी ने काले मखमली पर्दे पर हीरे बिखेर दिए हों। दिन भर माले की गलियों में शॉपिंग और फिर समंदर के किनारों घंटों रेत से खेलने के बाद वर्तिका की हालत पस्त थी, जबकि सारे शॉपिंग बैग्स तो सीएम सर उठा रहे थे। विला के आलीशान लिविंग एरिया में सोफे पर ढेर सारे शॉपिंग बैग्स बिखरे पड़े थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि बजट ट्रेवल की प्लानिंग करने वाली वर्तिका ने वरदान के क्रेडिट कार्ड का अच्छा खासा इस्तेमाल किया था। उसने इस वक्त मरून ड्रेप स्कर्ट और कैप सेट पहना हुआ था। वर्तिका वही कारपेट पर पीठ टिकाए बैठी थी। उसका सिर सोफे के कुशन पर ढका हुआ था। उसने अपनी आंखें मूंद रखी थी और चेहरे पर एक थकी हुई लेकिन बेहद सुकून भरी मुस्कान थी। तभी वरदान, जिसने ब्लैक शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, अपने हाथ में 2 गिलास जूस लिए लिविंग एरिया में दाखिल हुआ। उसने देखा कि उसकी पार्टनर इन क्राइम अब पूरी तरह निढाल हो चुकी है। तो शॉपिंग का जोश ठंडा हो गया या अभी और बैग्स भरने बाकी हैं? वरदान ने टेबल पर ग्लास रखते हुए मजाक में पूछा। वर्तिका ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और थक हार कर बोली, वरदान सर, अब तो हमारे पैर भी हमारा साथ देने से मना कर रहे हैं। पता नहीं था खुश होना इतना थका देने वाला काम होता है। उसने अपने पैरों को सहलाते हुए एक लंबी आह भरी। वरदान उसके पास ही जमीन पर बैठ गया। उसने बिना कुछ कहे वर्तिका के पैर अपनी गोद में रख लिए थे। वरदान से ये क्या कर रहे हैं? वर्तिका हड़बड़ा कर उठने लगी, लेकिन वरदान की मजबूत पकड़ ने उसे वहीं थाम लिया था। चुपचाप बैठी रही है लिटिल रैबिट। इतना कहकर वो उसके पैरों को मसाज देने लगा था। वर्तिका हैरानी से उसे देख रही थी। जिस इंसान को उसके पैरों में छाले पड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज वो थोड़ा सा थकने पर
उसके पैर दबा रहा था। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो सीएम है, वर्तिका ने घबराकर अपने पैर खींचने की कोशिश की। नहीं नहीं, हम पैर नहीं दबाएंगे आपसे, वे हकलाते हुए बोली, जैसे ये ख्याल ही उसे शर्म से लाल कर दे रहा हो। वरदान ने वो हल्की सी उठाई। ओह, तो अब हमें हुक्म दिया जाएगा। वर्तिका ने होठ काट लिए और नजरें झुका ली थी। मतलब वो अच्छा नहीं लगता। कुछ पल के लिए कमरे में हल्की सी खामोशी फैल गई थी। फिर अचानक वरदान ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, पैर नहीं दबाते। वर्तिका ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसके कंधे थोड़ा ढीले पड़ गए थे। उसे लगा बात यहीं खत्म हो गई। वरदान ने जैसे ही ये कहा, वो धीरे से पीछे हटा, लेकिन उसकी नजरें अभी वर्तिका पर टिकी थीं। वैसे वरदान ने टेबल से जूस का गिलास उठाया और एक घूंट लेते हुए उसने बेहद कैजुअल अंदाज में कहा, इतनी मेहनत के बाद एक छोटा सा रिवॉर्ड तो बनता है। वर्तिका ने भौहें सिकोड़ ली। रिवॉर्ड? वरदान हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलें। कहाँ? वर्तिका ने झिझकते हुए उसका हाथ देखा, लेकिन थामा नहीं था। सरप्राइज है। उसकी आवाज अब धीमी और थोड़ी रहस्यमयी हो गई थी। वर्तिका ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप वहां पर जाकर वो बोलते बोलते रुक गई थी। चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। वरदान की आंखों में शरारत चमक उठी थी। और कुछ नहीं। वर्तिका ने तुरंत नजरें फेरनी थी। वरदान हल्का सा हंसा, फिर बिना कुछ कहे उसने धीरे से वर्तिका का हाथ पकड़ लिया था। उसकी पकड़ में जबरदस्ती नहीं थी, बस एक यकीन था। ट्रस्ट मी लिटिल रैबिट, उसने बहुत धीरे से कहा। वर्तिका कुछ पल उसे देखती रही, फिर जाने क्यों उसने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया था। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ ना तो हम वापस आ जाएंगे। डील, वरदान ने तुरंत जवाब दिया। और फिर उसी पल उसने जेब से एक काली सिल्क की पट्टी निकाली। वरदान सर, वर्तिका घबरा गई थी। बस भरोसा रखिए। और इस बार वर्तिका ने बिना ज्यादा विरोध किए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। पर वो उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही वरदान ने बहुत ही नरमी से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। वरदान सर, वे घबराकर बोली, कुछ दिख नहीं रहा। वही तो चाहिए। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चलें लिटिल रैबिट। वर्तिका का दिल अब तेज धड़कने लगा था। अंधेरे में सिर्फ वरदान की उंगलियों की पकड़ ही उसका सहारा थी। कुछ देर बाद उसे हल्की हल्की समुद्री हवा का एहसास हुआ, लहरों की आवाज, पानी से टकराती लकड़ी की हल्की सी खटखटाहट। और फिर रुकिए, वरदान की आवाज उसके कानों के पास गूंजी। वर्तिका की सांसें अटक गई थी। अगले ही पल उसकी आंखों से पट्टी धीरे से हट गई थी और जैसे ही उसने आंखें खोली वे ठिठक गई थी। उसके सामने गहरा नीला समंदर फैला हुआ था। चारों तरफ खुला आसमान, ऊपर असंख्य सितारे टिमटिमा रहे थे और वे खूबसूरत क्रूज के डेक पर खड़ी थी। डेक पर हल्की हल्की लाइट्स चमक रही थी। चारों तरफ बस समंदर, हवा और सितारों की चादर। कुछ सेकंड वर्तिका बस वहीं खड़ी रह गई थी, जैसे उसकी दुनिया उस पल में ठहर गई हो। वर्तिका की आंखें खुशी से चमक उठी थी। वरदान सर, उसकी आवाज में बच्चों जैसी खुशी थी। वे रेलिंग की ओर दौड़कर गई। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसने दोनों बाहें फैला दी। ये कितना खूबसूरत है। उसकी आंखें आसमान में अटकी हुई थी। तभी पीछे से किसी ने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया था। वरदान, उसकी मजबूत बाहें अब उसके चारों ओर कस चुकी थीं। उसकी गर्म सांसें वर्तिका की गर्दन को छू रही थी। पसंद आया? उसने उसके कान के पास धीमे से पूछा। वर्तिका कुछ बोल ही नहीं पाई, बस हल्का सा सिर हिला दिया था। वरदान की उंगलियां धीरे से उसके हाथों में उलझ गईं और फिर उसने झुककर वर्तिका की गर्दन पर बेहद नर्म और गहरा स्पर्श रख दिया था। वर्तिका का पूरा शरीर एक झुरझुरी से भर उठा था। उसकी उंगलियां अनजाने में वरदान की बाहों को पकड़ चुकी थीं। समंदर की लहरें दूर तक गूंज रही थीं। सितारे आसमान से चमक रहे थे और उस पल वर्तिका की धड़कनें वरदान की बाहों में कैद हो चुकी थीं। वरदान की होठों का वह नरम चुंबन वर्तिका की गर्दन पर जैसी आग की एक पतली लकीर छोड़ गया था। वर्तिका की सांसें अनजाने में तेज हो गई थीं। उसकी उंगलियां अभी भी वरदान की बाहों को जकड़े हुई थीं, जैसे वह खुद भी उस पल से दूर नहीं जाना चाहती थी। समंदर की हवा अब थोड़ी ठंडी हो चली थी, लेकिन वरदान की बाहों की गर्मी उसके पूरे वजूद में उतर रही थी। वरदान ने धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, इतनी देर से चुप क्यों हो श्रीमती जी?
वर्तिका ने हल्का सा सिर घुमाया। उनकी नजरें टकराईं। उसकी आंखों में झिझक थी, मासूमियत थी, पर कहीं गहराई में एक नई चमक भी थी। हम बस, वह शब्द ढूंढने लगी थी। वरदान हल्का सा मुस्कुराया। बस। उसने धीरे से झुककर अपने होठ वर्तिका की तेज होती धड़कनों पर रख दिए थे। वरदान के लबों का स्पर्श वर्तिका की धड़कनों पर किसी मखमली आग की तरह महसूस हुआ था। एक हल्की सी सिरन उसके कंधों से होते हुए पूरे बदन में दौड़ गई थी और उसने अनजाने में ही वरदान की शर्ट को अपनी उंगलियों में कस लिया था, जैसे वे खुद ही उस मदहोश कर देने वाले एहसास को सहारा दे रही हो। वरदान के उस जुनून को महसूस कर वर्तिका के गले से एक दबी हुई आह निकल गई थी। वरदान सर, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, लेकिन वरदान अब उसके आगोश में खो चुका था। उसने बहुत धीरे, बेहद सहेज कर उसके गाल को छुआ, फिर अपनी उंगलियां वर्तिका के बालों में उलझाते हुए धीमे से बोला, सिर्फ वरदान। वर्तिका हिचकिचाते हुए बोली, वरदान। वरदान के चेहरे पर एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान फैल गई थी। वर्तिका के होठों से अपना नाम बिना किसी सर के सुनना उसी दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत जैसा लगा था। उसने अपना माथा धीरे से वर्तिका के माथे से टिका दिया था। अपनी आंखें मत झुकाओ लिटिल रैबिट, आज मुझे उनमें खुद को देखने दो। वरदान की आवाज में एक अजीब सी खनक और अधिकार था। कुछ पल दोनों वैसे ही खामोश खड़े रहे। बस लहरों की आवाज थी और दो दिलों की धड़कनें। फिर वरदान थोड़ा पीछे हुआ। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक छोटी सी पायल। वर्तिका की आंखें हैरानी से फैल गई थी। ये? वरदान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। पायल उसकी उंगलियों में झूल रही थी, लेकिन उसने अभी तक उसे पहनाया नहीं था। वर्तिका की सांसें अटक गई थीं। ये? वरदान ने ऊपर देखा। उसकी नजरें सीधे वर्तिका की आंखों में जा टिकी थीं। आंखें नीचे मत कीजिए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आदेश साफ था। वर्तिका अनजाने में वहीं ठहर गई थी। ये पायल, उसने बहुत धीरे से कहा, किसी गहने की तरह नहीं पहनाई जाएंगी। वो थोड़ा और करीब झुका। इसे पहनाने का मतलब है कि अब आपका हर कदम मेरी मर्जी से चलेगा। वर्तिका की उंगलियां हल्का सा कांपी। वरदान। वरदान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। डरिए मत। उसने उसके टखने को बहुत नरमी से अपने हाथों में लिया। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। एक पल रुककर उसकी आवाज और धीमी हो गई थी, लेकिन वर्तिका की सांसें रुक गई थी। इस पायल के साथ वो उसके पैर के पास झुका। आपको मेरी हर बात माननी होगी। वर्तिका की आंखें फैल गई थीं। कौन सी बात? वरदान ने बिना जवाब दिए पायल को उसके टखने के बिल्कुल पास ले जाकर रोक दिया था। सोच लीजिए श्रीमती जी, क्योंकि एक बार पहन ली तो पीछे हटने का हक नहीं होगा। वर्तिका ने मन ही मन सोचा, और अगर हमने पायल उतार कर रख दी तो गुस्सा तो नहीं होंगे? उसने अपने होठ भींच लिए थे, जैसे खुद को रोकना चाहती हो, या शायद खुद को रोकना नहीं चाहती हो। मैं? उसके होठ कांपे। प्रधान की उंगलियां अभी पायल को उसके टखने के पास थामे हुए थीं, बस 1 इंच दूर। और फिर वर्तिका ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, पहनाइए। उसके दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। एक पल को उसने अपनी उंगलियों की पकड़ और कस ली, फिर धीरे से खुद को ढीला छोड़ दिया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.